डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीलांश मैथ क्लासेस। मैं निरंजन कुमार आज आप लोगों को गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर संख्या पद्धति के बारे में विस्तार से बताएंगे। यह वीडियो दो भाग में होगा। शेष संख्याओं को हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं का चर्चा करेंगे। उसमें से प्रथम संख्या प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं तो इसे हम पहले डिफाइन करेंगे। वैसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात गिनती 1 से शुरू होता है तो प्राकृतिक संख्या भी 1 से शुरू होगा। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होगा 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। इसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल नहीं है। जीरो के अलावा जितने संख्याएं हैं वह प्राकृतिक संख्या है। जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए प्राकृतिक संख्या का शुरुआत 1 से होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक और जाएगी। उसी के बाद हम लोग प्राकृतिक संख्या में ही 4 प्रकार के संख्याओं का चर्चा करेंगे। ये सभी प्राकृतिक संख्याओं का ही भाग है, इसलिए हम इसे ABCD के फॉर्म में लिखे हैं। उसमें प्रथम है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं, वैसी प्राकृतिक संख्याएं जिसमें 2 से भाग दिया जाए तो शेष फल कुछ न कुछ बचे। अर्थात वैसी संख्याएं जिसे 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त नहीं किया जा सके विषम संख्या कहलाता है। विषम संख्या का एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11 यह संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है, क्योंकि इसमें 2 से भाग देने पर, 2 से बांटने पर यह पूरी तरह नहीं बट पाता है, कुछ शेषफल बच जाता है, इसलिए हम इसे विषम संख्या कहते हैं। उसके बाद सम संख्या और इवन नंबर। वैसी प्राकृतिक संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वह पूर्णतः विभक्त हो जाए, अर्थात शेषफल 0 बचे, उसे हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या का शुरुआत 2 से होता है। 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से। इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सम संख्या 2 का गुणज है। 2 को 2 जोड़ते जाएंगे तो जितने भी संख्याएं प्राप्त होगी वो सभी सम संख्याएं होगी और वह निश्चित रूप से 2 से विभक्त होगी। उसके बाद हम अभाज्य संख्या पर आते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य जो विभाजित नहीं हो। 1 से बड़ी वैसी प्राकृतिक संख्याएं जिसका अपवर्तक, जिसका फैक्टर 1 और स्वयं के अलावे कोई नहीं हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। कहने का मतलब है कि वैसी संख्याएं, वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावे, 1 और स्वयं दोनों भिन्न भिन्न संख्या होना चाहिए। 1 और स्वयं के अलावे किसी भी संख्या से विभक्त नहीं हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एक अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि परिभाषा में ही हम कह चुके हैं कि वो प्राकृतिक संख्या भले होगा लेकिन 1 और स्वयं अलग अलग होगा। लेकिन 1 और स्वयं यहाँ एक ही है, समान है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। 2 1 से कटता है और 2 से कटता है। 1 और 2 के अलावे किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है, इसलिए प्रथम अभाज्य संख्या 2 होगा। 2 के बाद 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा। इस तरह से अभाज्य संख्याएं होगी। यह किसी भी संख्या से विभक्त नहीं होगा।
एक और स्वयं के अलावे कोई भी संख्या एक और स्वयं से विभाजित होता ही है। इसके अलावे अगर वह कोई संख्या से विभक्त होती है तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, वह संख्या भाज्य संख्या हो जाएगी। तो हम आगे चलते हैं, भाज्य संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। भाज्य संख्या, अभाज्य का उल्टा, वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे, वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावे कम से कम एक संख्या से अवश्य विभक्त हो, भाज्य संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर पहला भाज्य संख्या 4 है, एक तो होगा ही नहीं, 2 1 और 2 के अलावे किसी से नहीं कटता है, 3 1 और 3 के अलावे किसी से नहीं कटता है, 4 1 और 4 के अलावे वो 2 से कटता है। कम से कम एक संख्या से अवश्य कटना चाहिए एक और स्वयं के अलावे। तो प्रथम भाज्य संख्या 4 होगा। 4 6 8 9 10 12 14 इस तरह से भाज्य संख्याएं होगी। वह संख्या विभक्त होगी, कोई भी संख्या विभक्त होगी, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से, किसी भी संख्या से अगर वो विभक्त होती है, पूरी विभाजित हो जाती है, तो हम उसे भाज्य संख्या कहेंगे। उसके बाद आते हैं पूर्ण संख्या पर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? उपरोक्त जितने भी संख्याएं हमने पढ़ा उसमें 0 कहीं नहीं है, लेकिन गणित में 0 का महत्व काफी है। बिना 0 के संख्याएं पूर्ण नहीं हो सकती है, संख्या समूह पूर्ण नहीं हो सकता है, इसलिए पूर्ण संख्या में 0 को शामिल किया गया है। तो प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 शामिल कर देने के पश्चात जो संख्या समूह बनता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 शामिल कर देना है, क्योंकि जब तक 0 संख्या नहीं होगा तब तक संख्याएं पूर्ण नहीं होगी, इसलिए पूर्ण संख्या में 0 शामिल किया जाता है। अब हम आते हैं पूर्णांक संख्या पर। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या के संग्रह में, पूर्ण संख्या के समुच्चय में, पूर्ण संख्या के ढेर में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को शामिल कर देने के पश्चात जो संख्या समूह बनता है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से, फिर इधर -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या शामिल कर देने के पश्चात जो संख्या समूह बनेगा उसे ही हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। इस तरह से आप 2 4 6 7 प्रकार के संख्याएं के बारे में पढ़ें और समझें। तो फिर एक बार से हम पूर्णांक संख्या पर आते हैं। ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है? -4 का मतलब क्या होता है? -5 का मतलब क्या होता है? और 5 का मतलब क्या होता है? 5 का मतलब क्या होता है और -5 का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास 5 रुपया है, अपना 5 रुपया है, तो आपके पास +5 रुपया है। अगर आप 5 रुपया किसी से कर्ज लिए हैं, उधार लिए हैं, ऋण लिए हैं, तो आपके पास -5 रुपया। आप -5 रुपया का बाजार में कोई वस्तु नहीं ले सकते हैं। 5 रुपया का वस्तु ले सकते हैं, -5 रुपया का वस्तु नहीं ले सकते। तो जो संख्याएं हैं वो प्लस की ही संख्याएं इम्पोर्टेंट है। माइनस का संबंध ऋण से है, उधार से है, कर्ज से है। तो जहाँ भी माइनस रहे उसे हम ऋण समझेंगे, कर्ज समझेंगे, और जहाँ प्लस रहे उसे हम अपना बैलेंस समझेंगे कि उसके पास 5 रुपया है। तो पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को, धनात्मक संख्याओं को और 0 को भी शामिल किया गया है। 0
धनात्मक और ऋणात्मक का कोई मतलब नहीं है। जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो ऋणात्मक धनात्मक का कोई मतलब नहीं है। जीरो का प्रयोग गणित में, मैथमेटिक्स में कुछ नहीं, नथिंग के बदले हुआ है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो उसे गणितीय भाषा में हम यह बोल सकते हैं कि आपके पास जीरो है। जीरो कुछ नहीं का संकेत है, कुछ नहीं का सूचक है। हमें आशा है और विश्वास भी कि आप लोगों को संख्या पद्धति का पार्ट 1 भाग 1 अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं। उस कमेंट को हम गंभीरतापूर्वक लेंगे और उसे निराकरण करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको यह क्लास वीडियो के माध्यम से जो क्लास आप पढ़ रहे हैं, अगर यह पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अधिकाधिक शेयर करें और अंत में वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दूसरे को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें ताकि अच्छी से अच्छी जानकारियाँ आपके पास भी पहुँचे, आपके साथी के पास भी पहुँचे और वे लाभान्वित हो सके, परीक्षाओं में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सके और अपने जीवन को बेहतर कर सके। इसी के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करूँगा। धन्यवाद।